हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, सामने बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वैद्युत ऊर्जा से। तो वैद्युत ऊर्जा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो याद कर लीजिए आप इसे कि वैद्युत ऊर्जा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। सामने बोर्ड पर देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है। अब बात होती है कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो वैद्युत ऊर्जा को समझने के लिए या फिर कह लिया जाए कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें फोटो की जरूरत पड़ती है। और वो फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसमें आपके दो फोटो हैं, फोटो ए और फोटो बी। तो पहले फोटो ए की बात करते हैं। तो फोटो ए में हमारे पास एक चालक तार है, जैसा कि फोटो में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, आपका एक चालक तार है, ठीक है। और चालक तार के भीतर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मैंने नीले स्केच पेन से दिखाया हुआ है। जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चालक के भीतर अनियमित गति कर रहे हैं। कैसी गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जिग जैग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अनियमित गति करते हैं जैसे कि किसी बंद पात्र में या बंद बर्तन में कोई गैस रखा होता है और उस गैस के अणु जो होते हैं अनियमित गति करते हैं इस प्रकार से। मतलब उनके जो गति की दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती, वो किसी भी दिशा में कभी भी घूम जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की गति चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो फोटो ए में सिर्फ यही दिखाया गया है कि एक चालक तार है, उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भैया, अनियमित गति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चालक तार के सिरों के बीच हम क्या कर देते हैं, विभवांतर स्थापित कर देते हैं। या फिर हम इसी को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसी चालक तार के सिरों को हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जैसा कि फोटो बी में आपको दिख रहा है कि इस चालक तार को मैंने क्या कर दिया, उसके सिरों को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। मतलब कि बैटरी के धन सिरे को इस वाले सिरे यानी बी से जोड़ दिया और बैटरी के ऋण वाले टर्मिनल को इस वाले सिरे यानी ए से जोड़ दिया। तो होता क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब अनियमित गति नहीं करते बल्कि वो क्या करने लगते हैं, एक नियत वेग से, एक नियत औसत वेग से किधर चलना शुरू कर देंगे भैया, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर चलना शुरू कर देंगे एक नियत औसत वेग से। और उसी नियत औसत वेग को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अनुगमन वेग कहते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया है। बहुत ही हल्की हल्की बातें करेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब वो एक नियत दिशा में एक नियत औसत वेग से चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या है, एक नियत दिशा में हो रहा है और किधर से किधर, माइनस से प्लस की ओर। ठीक, बात क्लियर है। अब देखिए कि यहां पर हुआ क्या कि जब मैंने चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित नहीं किया था तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो अनियमित गति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में
एक नियत औसत वेग यानी अनुगमन वेग से चलना शुरू कर देते हैं और लगातार चलते रहते हैं। कब तक चलते रहेंगे? जब तक कि बैटरी को हम क्या किए हैं, चालक के सिरों के बीच जोड़े हुए हैं। ठीक है, अगर बैटरी को हम यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे, वापस से कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करना फिर से शुरू कर देंगे। तो चालक के भीतर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए ये जो बाह्य स्रोत बैटरी है वो क्या प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये बैटरी ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तभी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से नियत दिशा में गति कर पा रहे हैं। अगर ये बैटरी ऊर्जा प्रदान न करे तो इस चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन नियत वेग से नियत दिशा में गति नहीं करेंगे, वो अनियमित गति करना शुरू कर देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी चालक में नियत दिशा में वैद्युत आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए बाह्य स्रोत कौन है भैया, बैटरी द्वारा प्राप्त ऊर्जा चालक में उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस फोटो से कि किसी चालक में अगर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उस चालक के सिरे को बैटरी से जोड़ना होगा और बैटरी क्या करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए चालक के भीतर। तो जो चालक के भीतर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए बैटरी जो ऊर्जा देगी, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, चालक में उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा। यानी बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बैटरी के भीतर वैद्युत अपघट्य होता है जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उन रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न हुई ऊर्जा क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। और वही ऊर्जा का उपयोग इस चालक में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। तो इस चालक में जो उत्पन्न हुई ऊर्जा हुई बाह्य स्रोत बैटरी के कारण, वो क्या होगा, आपका वैद्युत ऊर्जा होगी। बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा, क्योंकि उसी सूत्र की सहायता से हम लोग अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सूत्र को भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं, उसका निगमन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भैया यहां से ए से बी की ओर, मतलब कि ए से बी की ओर जो प्रवाहित आवेश की मात्रा है स्मॉल टी समय अंतराल में। अब देखिए हम लोग कहानी, ये फोटो हो गया, अब हम लोग कहानी मान रहे हैं इस फोटो के अनुसार कि टी समय अंतराल में चालक के सिरे ए से बी तक कैपिटल क्यू आवेश स्थानांतरित होता है। मतलब कि बैटरी जोड़ देने से हुआ क्या, स्मॉल टी समय अंतराल में सिरे ए से सिरे बी की ओर कैपिटल क्यू आवेश स्थानांतरित हो रहा है। मतलब यहां से चलकर यहां तक पहुंच रहा है टी समय में आपका कैपिटल क्यू आवेश। ये कहानी मैंने मान लिया, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अब देखो कि ए से बी तक उस आवेश को आने में जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा कितना होगा। भैया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर विभव और यहां पर विभव, दोनों विभव में अंतर है ना। यहां पर विभव कम है, माइनस में है, यहां पर विभव ज्यादा है, प्लस में है। बिंदु बी पर विभव ज्यादा है और बिंदु ए पर विभव कम है, तो विभव में अंतर है। तो आवेश को एक विभव से दूसरे विभव पर ले जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, या तो खुद कार्य होगा। तो यानी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन आई बटन में भी मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियोस को देखिए, तभी आपको सभी लेक्चर समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। बीच में से उठाकर आप कुछ देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, यहां से चलकर यहां पर आ रहे हैं तो अंतिम ये हुआ, प्रारंभिक ये हुआ। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा को मैंने यूबी से दिखाया है। कैपिटल यू जो है स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है
पूरे फिजिक्स में। बात याद रखिएगा, कैपिटल यू से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको निरूपित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, तो यू बी क्या है आपका, बिंदु बी पर या सिरे बी पर स्थितिज ऊर्जा, और यू ए क्या है आपका ए पर स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, डेल्टा यू। ठीक, तो देखिए यू बी और यू ए का मान कितना होगा, उसके लिए हमें बिंदु बी और बिंदु ए पर विभव का मान पता होना चाहिए, और हमें पता है कि ए पर विभव कम है और बी पर विभव ज्यादा है। ए पर विभव ऋण में है और बी पर विभव धन में है, इसलिए ए पर विभव आपका कम और बी पर विभव आपका ज्यादा है। वही चीज यहाँ पर लिखा है कि बिंदु ए पर विभव जो है वो बिंदु बी पर विभव से क्या है, कम है। तो बिंदु बी पर विभव में से हम बिंदु ए पर विभव को घटाते हैं तो विभवांतर हमें क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी बड़ी राशि में से जब हम कोई छोटी राशि को घटाते हैं तो भैया जो अंतर होता है हमें क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। तो बिंदु बी पर विभव अधिक है और बिंदु ए पर विभव कम है, तो बी पर विभव में से हम ए पर विभव को घटाते हैं तो विभवांतर हमें क्या मिल जाता है, धनात्मक मिल जाता है। काफी आसान सा है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोगों को पता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है क्या भैया, U बराबर होता है Q इंटू वी, ये सूत्र हमें पता है। तो यहाँ पर V तो धनात्मक है लेकिन Q का मान क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आपका जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ डेल्टा U बराबर वो क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू वी होगा। क्यों माइनस Q इंटू वी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, ऋण चिन्ह के साथ होता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जब इलेक्ट्रॉन सिरे ए से सिरे बी तक आता है तो जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो माइनस QV के बराबर होता है। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है भैया, कि धारा I बराबर होता है Q बाई टी। तो Q बाई टी से हमें सूत्र क्या मिल जाता है, Q बराबर IT मिल जाता है। और इसी Q बराबर IT को जब हम इसमें रख देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर माइनस VIT के बराबर मिल जाता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके आगे की कहानी क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ये सबको पता है कि किसी निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो नियत होती है, या दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी निकाय की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। ऐसे समझ लीजिए कि K यानी गतिज ऊर्जा और प्लस U यानी स्थितिज ऊर्जा, हम मान लेते हैं कि किसी निकाय की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग आपका 100 जूल है। मैंने उदाहरण के तौर पे मान लिया। अब यहां पर मैंने ये मान लिया कि जो गतिज ऊर्जा है वो 25 जूल है प्रारंभ में, K1, ठीक है। और आपका जो स्थितिज ऊर्जा है प्रारंभ में कितना होगा, 100 में से 25 घटाओगे तो 75 जूल आएगा ना भैया। तो प्रारंभ में आपकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है और स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 75 जूल है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कितना है, 100 जूल के बराबर है। लेकिन बाद में अगर ऐसा हो कि गतिज ऊर्जा K2 जो है वो आपकी बढ़ करके 50 जूल हो जाए, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को घट करके 50 जूल होना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि हर एक स्थिति में किसी भी निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत होती है। तो इस उदाहरण में मैंने क्या माना था कि कुल ऊर्जा 100 जूल के बराबर है। तो प्रारंभ में दोनों ऊर्जाओं का योग अगर 100 जूल है तो बाद में भी दोनों ऊर्जाओं का योग 100 जूल के बराबर होना चाहिए भैया। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ करके 50 जूल हुई, यानी गतिज ऊर्जा में 25 जूल का परिवर्तन हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी घट करके 50 जूल हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 25 जूल का होना चाहिए। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से एक और निष्कर्ष क्या निकलता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि गतिज ऊर्जा में जितने की वृद्धि होनी चाहिए उतनी ही कमी होनी चाहिए स्थितिज ऊर्जा में, या फिर इसका उल्टा कह लीजिए कि गतिज ऊर्जा में जितनी कमी होनी चाहिए
ठीक उतना ही वृद्धि होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा में। तो उसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू। डेल्टा के क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल्टा यू क्या है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यानी कि गतिज ऊर्जा में डेल्टा के अगर परिवर्तन हुआ तो स्थितिज ऊर्जा में डेल्टा यू परिवर्तन होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि गतिज ऊर्जा में अगर कमी होगी तो स्थितिज ऊर्जा में ठीक उतनी ही वृद्धि होगी। या फिर इसका उल्टा कहिए कि गतिज ऊर्जा में जितने की वृद्धि होनी चाहिए उतनी ही कमी होनी चाहिए स्थितिज ऊर्जा में। तो यहां तक तो बात क्लियर है। और अभी हम लोगों ने डेल्टा यू का मान निकाला था, कितना आया था? माइनस वी आई टी। इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस वी आई टी, यानी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा प्लस वी आई टी के बराबर होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सिरे ए से चल करके सिरे बी तक आते हैं, तो उनके गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि होती है? वी आई टी की वृद्धि होती है। लेकिन यही तो गड़बड़ है भैया, यहाँ पर देखिए लिखा है, यही गड़बड़ है। क्या है? यही गड़बड़ है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चल करके सिरे ए से सिरे बी तक आते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नियत वेग से आते हैं। और गतिज ऊर्जा का आपको सूत्र याद है, हाफ mv स्क्वायर होता है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो तो नियत है, वो बदलने वाला है नहीं। बदलने वाला क्या है? वेग। और वेग भी इस कंडीशन में क्या है? नियत है। यानी वेग भी नियत और आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नियत। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर लेकिन दिखा क्या रहा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ, कितने के बराबर? वीआईटी के बराबर। और जो हम लोगों ने पहले सीखा था, अनुगमन वेग जो है वो एक नियत वेग है, वो तो परिवर्तित होता तो है नहीं किसी चालक के भीतर। तो ये कैसे हो सकता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेकिन वास्तव में हो ही नहीं रहा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन? तो ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा जो है खर्च हो जाती है। कहाँ खर्च होती है? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलकर सिरे ए से सिरे बी की ओर आते हैं तो उनके रास्ते में धन आवेशित परमाणु या धनायन पड़ते हैं, उनसे वो टकराते हैं। और ये जो अर्जित ऊर्जा है, जो कि इस बैटरी से ली गई ऊर्जा है, वीआईटी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इस बाह्य स्रोत बैटरी से। तो ये जो ऊर्जा होती है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते हैं, वो ऊर्जा खर्च हो जाती है तब जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेशित परमाणुओं से बार बार टकराते हैं या धनायनों से बार बार टकराते हैं। तो यही कारण तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? कि ये ऊर्जा खर्च कहाँ हो गई? जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई ही नहीं तो ये ऊर्जा खर्च कहाँ हुई? ये ऊर्जा खर्च हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धनावेशित परमाणुओं से टक्कर के दौरान। बात क्लियर हुआ कि नहीं? और यही ऊर्जा क्या कहलाती है? आपका व्यय वैद्युत ऊर्जा। इस चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, जो कि इस बाह्य स्रोत बैटरी से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होती है। बात क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, तो व्यय वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा के लिए आपको एक सूत्र मिल गया। क्या मिल गया? वीआईटी। अब देखिए, अगर इसी चालक का प्रतिरोध हम मान ले कैपिटल आर है तो ओम का नियम क्या कहता है? V = IR। तो अगर इसी मान को हम इसमें रख दें तो जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? V के स्थान पे IR रखेंगे तो हमें मिल जाएगा I²RT। ठीक, तो व्यय वैद्युत ऊर्जा के लिए एक और सूत्र मिल जाता है। क्या मिल जाता है? I²RT। ठीक है, बात क्लियर है? तो ओम के नियम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं I = V/R। ठीक है, तो अगर हम I = V/R को समीकरण 1 में रख दें तो यहां पर हमें ये क्या चीज मिल जाएगा? हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा, V²/R × T। तो इस प्रकार से व्यय वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा के लिए आपको 3 सूत्र मिल जाते हैं। पहला VIT, दूसरा I²RT और तीसरा V²/R × T। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है व्यय वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²/R × T। और ये ऊर्जा किसमें होगी? जूल में होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ऊर्जा किसमें होगी? जूल में होगी। तो बात क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है,
फोटो और कहानी के जरिए। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैद्युत शक्ति की बात करते हैं। उससे पहले जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई हैं उनको इरेज कर लेते हैं। तो आइए इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए चालक में जो व्यय वैद्युत ऊर्जा होगी वो किसी न किसी रूप में रूपांतरित होगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से केवल दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ऊर्जा को हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा होगी वो किसी न किसी रूप में तो रूपांतरित होगी। तो यहाँ दो चीजों में रूपांतरित होगी, आपका प्रकाशीय ऊर्जा में और उष्मीय ऊर्जा में। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो व्यय वैद्युत ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रही है। कैसे होगी इसको फोटो के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। आइए, तो देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के सिरे ए से सिरे बी की ओर चल रहे हैं। कब चल रहे हैं? जब बैटरी के द्वारा वो वैद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो जब वो ए से बी की ओर चलते हैं तो उनके रास्ते में कौन पड़ते हैं? धनावेशित परमाणु या कह लीजिए धनायन पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को तो आंख है नहीं कि वो देख देख कर चलेंगे बच बच कर कि किसी से टक्कर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चलेंगे एक नियत औसत वेग से। तो उनका जो है लगातार बार बार उन धनावेशित परमाणुओं से टक्कर होता है या धनायनों से टक्कर होता है, जिसके कारण उनकी जो ऊर्जा होती है लगातार क्या होती है, घटती है। तो जिसके कारण होता क्या है, वो जो खर्च हुई या व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा होती है वो चालक के ताप को बढ़ाने में क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि हुआ क्या कि जो व्यय वैद्युत ऊर्जा है वो किसमें रूपांतरित हो गई, उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो गई। आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जब किसी चालक तार में हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार का ताप बढ़ जाता है, यानी वो तार जो है थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रयोग के आधार पर वैद्युत हीटर भी काम करता है। और जो हमारे घरों में पहले उपयोग होता था वैद्युत बल्ब फिलामेंट वाला 100 वाट का जो होता था, उसमें भी इसी प्रयोग के आधार पर वो काम करता था। मतलब होता क्या था कि उच्च प्रतिरोध का फिलामेंट होता था। अब जब उसमें हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करते थे तो जो वैद्युत ऊर्जा होती थी वो खर्च हो जाती थी किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा में, जिसके कारण बल्ब क्या होता था, चमकता था, रोशनी करता था। और दूसरा किसमें खर्च होता था, उष्मीय ऊर्जा में, जिसके कारण हम बल्ब के पास खड़े होते थे तो हमें गर्माहट भी महसूस होता था। हीटर भी इसी प्रयोग के आधार पर काम करता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को वैद्युत ऊर्जा के लिए ये सूत्र मिला था, VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई R इंटू T, ये सब जूल में आते थे। लेकिन अगर हम उष्मीय ऊर्जा की बात करें, और उष्मीय ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर कैपिटल H से दिखाएंगे। ठीक है, तो उष्मीय ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा, तो उष्मीय ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जूल में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलोरी में अगर आप दिखाते हो उष्मीय ऊर्जा को तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 4.2 से भाग दे देते हैं या फिर 4.18 से भाग दे दो। ठीक है, चाहे 4.18 से भाग दो चाहे 4.2 से भाग दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भैया कि एक कैलोरी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 4.21 जूल के। तो इस प्रकार से ये सब जूल में थे, तो जूल से कैलोरी में बदलना होगा तो क्या करोगे, 4.12 से भाग देना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो ये आपका क्या है, उत्पन्न हुई, ये क्या है आपका, उत्पन्न हुई उष्मीय ऊर्जा। ये क्या है आपका, व्यय वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को आप हर जगह जूल में दिखाना और उत्पन्न हुई उष्मीय ऊर्जा को आप हर जगह कैलोरी में दिखाना। आप इसको जूल में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इसको आप लोग कैलोरी में दिखाइएगा। जैसे इतना काम करते हो वैसे 4.2 से और उसमें भाग दे करके कैलोरी में बदल लेना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है। आज का जो दूसरा पॉइंट है, तो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का कहानी क्या है पहले ये जान लें। तो किसी परिपथ में एकांक समय में जो व्यय वैद्युत ऊर्जा होती है
वही क्या कहलाती है, उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा की मात्रा परिपथ की वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। और इसे कैपिटल P से निरूपित करते हैं। दिमाग में भर लीजिएगा, किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल P से निरूपित करती हैं। तो W क्या है आपका, व्यय वैद्युत ऊर्जा, और T क्या है आपका, व्यय वैद्युत ऊर्जा में लगा समय। तो W, ये सब आपके W के मान है। तो अगर हम यहाँ पर W के स्थान पे VIT रखेंगे तो T से कट जाएगा, बचेगा क्या, VI। तो एक सूत्र ये बना। अगर हम W के स्थान पे I2RT रखेंगे तो T से कट जाएगा, बचेगा क्या, I2R। तो दूसरा सूत्र ये बना। और अगर हम W के स्थान पे V2/R × T रख देंगे तो T से कट जाएगा, बचेगा क्या, V2/R बचेगा। तो इस प्रकार से शक्ति अथवा सामर्थ्य के लिए भी आपके कुल 3 ये सूत्र मिल जाते हैं। अब देखिए मात्रक क्या होगा। तो आपका जो वैद्युत ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इस प्रकार से वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होगा MKS और SI पद्धति में। ठीक है, किसमें, MKS या आपका SI पद्धति में। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वाट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाट। जूल प्रति सेकेंड जो है वाट के बराबर है। तो बात क्लियर हो गया कि वैद्युत शक्ति क्या होता है। अब हम लोग वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य के कुछ मात्रकों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मेगावाट। ठीक है, मेगावाट को हम कैपिटल MW, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, तो मेगा यानी 10⁻6, तो यहाँ पर 10⁻6 वाट हो जाएगा। बात क्लियर है। और अगर हम बोल दे 1 किलोवाट, तो किलोवाट में कैपिटल K और W दिखा देंगे। ठीक, तो ये कितना होता है, किलो में 10⁻3, तो इस प्रकार से ये 1 किलोवाट हो जाएगा। और एक बहुत ही ज्यादा फेमस आपका वैद्युत शक्ति का मात्रक है, वो कहलाता है अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति जो होता है, ठीक है, एक अश्व शक्ति या इसी को बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। 1 HP आप मोटर वगैरह जो यूज होता है घरों में, उस पे आप देखोगे लिखा रहता है 1 हार्स पावर, आधा हार्स पावर, 2.5 हार्स पावर, 1.5 हार्स पावर, मोटर पे लिखा रहता है। पानी जिससे आप लोग सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है। तो 1 हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसको आप लोग ज्यादा दिमाग में रखे रहिएगा, इसका उपयोग कई जगहों पर होता है। ठीक है, अब एक ऐसा मात्रक है जो देखने में तो लगता है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक है, लेकिन वो होता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये देखने में और सुनने में ऐसा लगता है कि ये है भैया आपका क्या, वैद्युत शक्ति का मात्रक, लेकिन होता किसका है मात्रक, ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो देखिए 1 किलो, तो 1 किलो मतलब क्या होता है, 10⁻3। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3। और वाट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर गुणे घंटा का मतलब अगर सेकेंड में करेंगे तो कितना होगा, तो 60 गुणे 60 सेकेंड। ठीक, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो बचा क्या, 3600 गुणे 10⁻3 जूल, यही तो बचा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो इस प्रकार से एक आपका जो किलोवाट घंटा है वो कितने के बराबर है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर है। और ये किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, न कि वैद्युत शक्ति का मात्रक है। आप लोग देख लो यहाँ पर जो मात्रक क्या आया है, जूल में आया है, मतलब कि ये भी क्या है, 1 किलोवाट घंटा आपका वैद्युत ऊर्जा ही है, यानी ये भी आपका एक वैद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है। बात क्लियर है। अब हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं यूनिटों की संख्या, तो आप ध्यान रखिएगा कि किलोवाट घंटा की संख्या
को ही हम लोग यूनिटों की संख्या कहते हैं। मतलब अगर 10 किलोवाट घंटा है तो वो 10 यूनिट के बराबर होगा। कैसे होगा, इसे ऐसे समझिए। अभी हम लोगों ने P बराबर W/T निकाला था, और P क्या है, वैद्युत शक्ति है। और वैद्युत शक्ति जो है व्यय वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा व्यय होने में लगा समय का अनुपात है, W/T है। तो यहां से आपका जो व्यय वैद्युत ऊर्जा W होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P × T के बराबर हो जाएगा। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा को अगर हमें किलोवाट घंटा में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो जो व्यय वैद्युत ऊर्जा होगा यहाँ पे व्यय वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो जो व्यय वैद्युत ऊर्जा है उसको हमें किस में लिखना है, किलोवाट घंटा में। तो हमें यहाँ पर P यानी क्या है आपका शक्ति, उसको वाट में लेना होगा, और जो समय है उसको हमें किस में लेना होगा, किलोवाट घंटा में। अगर हमें व्यय वैद्युत ऊर्जा को निकालना है तो T को हमें सेकंड में न लेकर के हमें घंटे में लेना होगा। तो T क्या है यहाँ पर, घंटा में है, ठीक है। और ये पूरी क्वांटिटी किस में होती थी, जूल में होती थी। तो इसको जूल में ना लेकर के हमें किस में लेना होगा, किलो जूल में। तो जब किलो जूल में बदलना होगा तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो व्यय वैद्युत ऊर्जा होगी ये किस में आ जाएगी, अब किलोवाट घंटा में। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपका यही क्या कहलाएगा, यूनिटों की संख्या। क्या कहलाएगा, यूनिटों की संख्या। मतलब कि वैद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है और वो किसमें है, यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा में है। तो सूत्र क्या हो गया आपका, वाट गुणे घंटा बटे 1000। इस प्रकार से ये हमारा यूनिटों की संख्या के लिए सूत्र हो जाता है। अब इसी सूत्र को हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। हमें पता है कि P बराबर VI होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर P बराबर VI रख दें, P के स्थान पर क्या रख दें, VI रख दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिटों की संख्या का एक और सूत्र होगा। मतलब वाट के स्थान पे या इस शक्ति के स्थान पे हम VI रख देंगे। तो V क्या है, वोल्ट। V किसमें है, वोल्ट में, विभवांतर है। और I क्या है, धारा। तो धारा किसमें है, एम्पियर में, ठीक है। और गुणे घंटा, ठीक है, और बटे 1000। तो इस प्रकार से भी हम यूनिटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप इस सूत्र का प्रयोग करो, चाहे आप इस सूत्र का प्रयोग करो, जैसी जरूरत होगी उस जरूरत के अनुसार हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके वहां शेयर कीजिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।